जय हिंद साथियों, हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के नवे एपिसोड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज ये जो आपका टॉपिक होगा वो होगा मौर्योत्तर काल से होगा। जैसा कि आपको पता है कि भाई मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपका हो चुका है। अभी जो आपका आता है मौर्योत्तर काल, आज हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन आपके होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, शाही उपाधि कैसर किस से उद्भूत थी। ठीक है, जो कैसर उपाधि है ये शाही उपाधि थी, ये किस से उद्भूत थी। तो याद रखिएगा ये रोमन से। किससे उद्भूत थी? तो रोमन से उद्भूत थी, यानी कि रोमन से निकली हुई थी। प्रश्न संख्या 2 की बात करोगे तो भाई मातृदेवी उमा का नाम, ठीक है, मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है। तो वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर उमा देवी का नाम मिलता है। तो भाई वह कुषाण। ठीक है, कौन सा शासक था? कुषाण था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तो भाई पेरीप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी। ठीक है, तो एक पुस्तक है पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी, जिसके अज्ञात लेखक है, पता नहीं कौन लिखा। ठीक है, चलिए तो भाई पेरीप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी। तो याद रखिएगा, अगर पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी के अनुसार देखोगे तो ये आपका हो जाएगा जुलाई माह। कब की जाती थी? जुलाई माह में की जाती थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो इन्होंने कहा है बेशनगर स्तंभ लेख में, ठीक है, बेशनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है। तो कौन सा है जिसे भागवत कहा गया है? तो याद रखिएगा हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस को क्या कहा गया है? भागवत कहा गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो भाई जो संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है? तो भाई गिरनार का अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? गिरनार का अभिलेख आपका सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसको याद रखिएगा हेलियोडोरस के बेशनगर, ठीक है, हेलियोडोरस के बेशनगर लेख से मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 7। रोम से बनी वस्तुओं में, रोम से बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है। तो कौन सी है जो भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? तो वो क्या था? सिक्का। क्या था? सिक्का था। चलिए आगे बात करते हैं। तो 8 में इन्होंने क्या कहा, किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया के मोरों के निर्यात का उल्लेख है। तो किस ग्रंथ में है? तो याद रखिएगा बाबेरू जातक। ठीक है, कौन सा है? बाबेरू जातक। अर्थशास्त्र की बात करोगे तो इसको लेखक है कौटिल्य, जो कि विष्णुगुप्त भी कहलाते हैं या चाणक्य भी कहलाते हैं। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र राजनीति विषय से रिलेटेड है। दीपवंश, महावंश, मिलिपंद हो, ये सभी क्या हैं? तो भाई बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध ग्रंथ है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो 9 में इन्होंने कहा किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। तो भाई हिंद यवन ने। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो भाई कुषाणों ने चलाए। ठीक है, और सर्वाधिक सिक्के तो गुप्त शासकों ने, ठीक है, जारी किए। तो 10 की बात करते हैं। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाए थे। तो भाई चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के जो चलवाए थे वो हुविस्क ने चलवाए थे। किसने? हुविस्क ने। 10 का आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था। तो भाई जो नागार्जुन था इसने किया था माध्यमिक संप्रदाय। किसका किया था? माध्यमिक संप्रदाय का। 11 का आपका हो जाएगा डी। 12 की बात करते हैं। नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था। हाँ, जिसमें नंदी हो और जिसमें शिव हो, जिस मूर्ति ऐसा सिक्का, ठीक है, किसने प्रचलन किया था। तो भाई किसने किया था? कडफिसस सेकंड ने। किसने? कडफिसस सेकंड ने। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो ये किस पुस्तक से मिलती है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान से। 13 का आपका हो जाएगा डी। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 14। रोम बस्ती कहाँ मिली है। रोम बस्ती कहाँ मिली है? तो याद रखिएगा आरिक मेडू में। कहाँ पे?
आर्किमेडू में। 15 की बात करोगे तो सातवाहनों ने किस धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे? तो किस धातुओं में डाले थे? तो याद रखिएगा 15 का आपका हो जाएगा ए सीसा, तांबा, प्रोटीन और चांदी। ठीक है, सीसा, तांबा, प्रोटीन और चांदी। 15 का आपका हो जाएगा ए। 16 की बात करोगे तो इन्होंने कहा हेलियोडोरस के वैष्णव अभिलेख हैं। तो भाई क्या है? तो याद रखिएगा केवल वासुदेव। ठीक है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख है केवल वासुदेव के। ठीक है, चलिए 17 की बात करते हैं। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो भाई वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि महान था और बहुत ही बलवान था। 17 का आपका हो जाएगा डी वाला। 18 में देखिएगा तो भाई सातवाहन शासन कितने वर्षों तक चला? सातवाहन शासक कितने वर्षों तक चला? तो याद रखिएगा ये लगभग लगभग कितना चला? तो 300 वर्षों तक चला। ठीक है, 300 वर्षों तक। 19 की बात करोगे तो कनिष्क का राजवैद था। कौन था कनिष्क का राजवैद? तो याद रखिएगा चरक। ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखा है। तो भाई ये क्या था? कनिष्क का राजवैद था। आगे देखिएगा 20 की बात करते हैं। तो 20 में इन्होंने कहा वह नृपति यानी कि वह राजा जिसने मध्य एशिया तक शासन किया है, वह कौन था? तो वह कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क के समय में क्या हुआ था? याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और अशोक के समय में क्या हुआ था? ध्यान देना, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, चलिए 21 की बात करोगे कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? जो कनिष्क था वो किस संप्रदाय से संबंधित था? तो भाई इसको याद रखिएगा 21 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला, महायान। ठीक है, कौन सा? महायान संप्रदाय से। ठीक है, याद रखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से। चलिए 22 की देखिए। 22 में इन्होंने कहा ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो भाई आर्किमेडू से। कहाँ से? आर्किमेडू से। 23 देखिए किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो किसके सिक्कों पर हैं? तो 23 का याद रखिएगा बी हुविस्क के सिक्कों पर। ठीक है, किसके? हुविस्क के सिक्कों पर। 24 वाला देखिए सातवाहनों की शासकीय भाषा क्या थी? तो भाई जो सातवाहन थे इनकी शासकीय भाषा थी प्राकृति। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, इन्होंने उपदेश भी दिया था इसी भाषा में। 25 देखिए ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? तो भाई ये आर्किमेडू में प्राप्त हुए थे। कहाँ पे? आर्किमेडू में। ये आपका हो जाएगा सही। 26 वाला देखिए तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भाई जो तक्षशिला था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बेसिकली ये सभी के लिए याद रखिए, वाणिज्य के व्यापार के लिए भी, विद्या एवं अध्ययन के लिए भी, कला और शिल्प के लिए भी। तो 26 का आपका आ जाएगा डी। 27 देखिएगा रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है ये। ठीक है, यह है अपने ही बारे में लिखवाया। तो 27 देखिए रुद्रदामन कौन था? तो भाई ये कौन था? तो याद रखिएगा शक राजा था। ठीक है, कौन था? शक वंश का राजा था। अगला देखिए पिलिनी कौन था? ठीक है, पिलिनी ने क्या लिखा है? याद रखिएगा नेचुरल है हिस्टोरिका। ठीक है, ऐसी कुछ पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये क्या था? तो पिलिनी की याद रखिएगा यूनान भूगोल विशेषज्ञ था। ठीक है, यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। चलिए आगे देखिएगा टालिमी कौन था? टालिमी ने लिखा जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखा है। ठीक है, टालिमी ने क्या लिखा? जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखा है। तो ये भी एक क्या था? भूगोलविद्ता था। चरक संहिता क्या है? भाई जो चरक संहिता है वो चिकित्सा ग्रंथ है। ठीक है, जिसको चरक ने ही लिखा था, जो कि कनिष्क के क्या थे? वो दरबारी राजवैद्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कला स्थापत्य के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 32 मिनेंडर की राजधानी क्या थी? तो भाई मिनेंडर की राजधानी क्या थी? तो साकल थी। क्या थी? साकल थी, याद रखिएगा। आगे देखिएगा गांधार कला को कहा जाता है। गांधार कला को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक कला कहा जाता। क्या?
इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। 34 की बात करोगे, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो भाई कुषाण मुख्यतः जो है चीन के निवासी थे, याद रखिएगा। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, वह कौन सा था? तो याद रखिएगा सी, शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है। 35 का आपका हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने कहा, भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति में भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो भाई याद रखिएगा 36 का डी, मीनांडर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीनांडर। अगला देखिएगा, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी? तो भाई जो मनुस्मृति था इसकी रचना हुआ था, कब हुआ था? तो सातवाहन वंश में। कब हुआ था? सातवाहन वंश में इसकी रचना हुआ था। अगला देखिएगा 38, वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया, चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया, तो वह कौन सा? तो भाई याद रखिएगा वह कौन सा? तो 38 का आपका हो जाएगा ए, कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। 38 का आपका हो जाएगा ए। आगे देखिए 39 में इन्होंने क्या कहा भाई, गांधार कला से संबंध नगर कौन सा था? तो ये कौन सा था? बामियान था। कौन सा था नगर? बामियान था। अगला, हाथी गुफा अभिलेख जिसमें राजा खारवेल की उपलब्धियों के बारे में, कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए अश्वघोष किसके समकालीन था? तो 41 का याद रखिएगा बी, कनिष्क के समकालीन था अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष किसके समकालीन था? कनिष्क के समकालीन था, ठीक है। जिसने क्या है, बुद्धचरित पुस्तक ही लिखा है। आगे देखिए 42 की बात करते हैं, तो भाई श्रेणी क्या थे? श्रेणी क्या थे? तो याद रखिएगा श्रेणी जो थे, ध्यान देना, आर्थिक निगम थे। क्या थे? आर्थिक निगम थे। मिलीपंद हो एक क्या है? तो भाई जो 43 दिया है, मिलीपंद हो एक क्या है? तो पाली ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीपवंश, महावंश, मिलीपंद हो, अंगुत्तर निकाय जिसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड और पाली ग्रंथ है। आगे देखिएगा 44, पूर्व गुप्त काल में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था। क्या आयात कर रहा था? तो भाई विलासिता की सामग्री, ठीक है। याद रखिए किस शासक को दो अश्वमेघ, ठीक है, याद रखिएगा किस शासक को दो अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला माना जाता है, या करने वाला, ठीक है, करने वाला माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा था? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि भाई इसने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। चलिए अब देखिएगा 46 की बात करते हैं। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापारिक संबंध था? तो किन देशों थे साथ? तो भाई याद रखिएगा ए, रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य से। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी, ठीक है, इसको किसने लिखा? तो भाई एक अज्ञात यूनानी लेखक ने लिखा, ठीक है। इनके लेखक का पता ही नहीं है। तो 47 का आपका हो जाएगा बी। आगे देखिए 48, कनिष्क ने ध्यान दीजिएगा 48 की बात करोगे तो कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। आप ऐसे याद रखिएगा अका अक से, ठीक है, अका अक, ठीक है। क्या हो जाएगा? अकाक। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक, चौथा हुआ था कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति, ठीक है। तो 48 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी। चलिए 49 की बात करते हैं। प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है इसने, और किसका वर्णन किया है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला देखिए अश्वघोष ने किसकी रचना की है? तो भाई अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है, जिसमें बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में पूरा बताया गया, उनकी जीवनी। तो 50 का हो जाएगा बी। अगला बात करते हैं 51। चलिए बेशनगर के गरुड़ स्तंभ किससे स्थापित है? ठीक है, बेशनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया? तो याद रखिएगा हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने।
52 की बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? तो भाई अश्वघोष हैं। और अश्वघोष ने क्या लिखा है? तो भाई बुद्ध चरित लिखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग लगभग 52 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।